नमस्कार मित्रों, ये है अमर श्री एकेडमी और आज हम सब पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के एनीमोर। एनीमोर क्या होता है? एनीमोर ग्लूकोज के चक्रीय संरचनाएं हैं और फ्रक्टोज की भी चक्रीय संरचनाएं होती हैं। ठीक है ना। इन्हीं एनीमोर से क्या होता है, जो आपके डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बनते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर 5 है और आज हम इसका चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना एनीमोर को पढ़ लेते हैं। तो ग्लूकोज के दो चक्रीय हेमी एसिटेल रूप में भिन्नता केवल C1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में होती है। इस एनोमरी कार्बन, जिसे चक्रीकरण से पूर्व एल्डिहाइड कार्बन कहते हैं। ठीक है ना। मतलब जो आपका C1 होता है, C1 पे कौन पाया जाता था? आपका एल्डिहाइड पाया जाता था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो उस जो C1 वाला जो कार्बन होता है, उसी पे ही सारा प्रोसेस डिपेंड करता है। यह कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से भिन्न होता है क्योंकि यह दो ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। याद रखिएगा, जो आपका C1 कार्बन परमाणु है, यह C2 कार्बन परमाणु पे लगे ऑक्सीजन से क्या होता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। आगे इसका संरचना हम पूरी तरह से देखेंगे। ऐसे समावयवी अल्फा तथा बीटा रूपों को एनीमोर कहा जाता है। मतलब थोड़ा सा जो अंतर हो जाता है उनमें, उन्हें हम अल्फा और बीटा एनीमोर कहते हैं। अच्छा, जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है, वह पाइरेन से मिलती है। क्या होता है पाइरेन? क्या होती है इसकी संरचना? इसको हम आगे देखेंगे, है ना। तो इसकी जो संरचना होती है, जो चक्रीय संरचना होती है ग्लूकोज की, वह पाइरेन से समानता के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को पाइरेनॉस कहते। पाइरेनॉस याद रखिएगा। पाइरेन में और कार्बोहाइड्रेट में क्या लगता है? ऑस लगता है। तो पाइरेन में क्या लग गया? ऑस लग गया। तो ये बन गया पाइरेनॉस। संरचना अल्फा या बीटा कहते हैं। पाइरेन एक ऑक्सीजन तथा 5 कार्बन परमाणु युक्त संरचना है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के अल्फा तथा बीटा समावयवी में एनोमरी कार्बन परमाणु के विन्यास को हावर्द संरचना द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होगी, उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? हावर्द संरचना के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं आगे, जब हम आगे की जो स्लाइड में आता है उसमें हम पढ़ें क्या होता है आपका पाइरेन और कैसे एनीमोर बनता है। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने सबसे दो फिगर है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये क्या है आपका? ये है आपका पाइरेन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये आपका पाइरोन है। जब हम ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पढ़ेंगे, तब उसमें हम समझेंगे कैसे इनके बीच समानताएं आ रही हैं। तो देखिए, ये आपके पास यहाँ पे जो लिखा, सबसे पहले हम इस चित्र 1 में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज देखिए, कार्बन 1 पे क्या होता है आपका? ये आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है। 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन। तो मैंने आपको बताया था किसका किसके बीच रिलेशन होगा? C1 और C5 के बीच। ठीक है ना। तो C1 और C5 देखिए, तो क्या होता है इसमें? यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इसका विदलन होगा। यहाँ से इसका क्या होगा? विदलन होगा। तो यहाँ पे H क्या होगा? अलग हो जाएगा और O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे C और O के बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड टूटेगा। तो O के बीच क्या लग गया? माइनस, और C के बीच क्या लग गया? प्लस, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये चूंकि प्लस है, तो कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा? O में जुड़ जाएगा जाके। तो ये OH बन गया। ठीक है ना। और ये जो आपका ऑक्सीजन माइनस और ये जो यहाँ पे कार्बन प्लस में है, तो ये ऑक्सीजन किससे जाके जुड़ जाता है? इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास दो संरचना है। यहाँ पे देखिए, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका इस कार्बन का जो O था, वह इस कार्बन से जुड़ गया। क्लियर है। और जो ये O था, इस O में क्या आ गया? ये वाला H आ गया। तो देखिए OH बन गया, है ना। तो ये क्या बन गया आपका? एक पूरी तरह से चक्रीय संरचना बन गया, जहां पे जो कार्बन नंबर 1 है और जो कार्बन नंबर 5 है, तो कार्बन नंबर 5 का जो O होता है, वह कार्बन नंबर 1 के कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है ना। अब ये क्या बन गई आपकी? ये आपकी पूरी तरह से क्या होगी? अब देखिए, यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये इसके साथ क्या है? एक वलय बना रहा है। ये पूरी एक क्या बन गया? ये आपका एक पूरा एक वलय बन गया यहाँ पे,
है ना। तो ये चक्रीय संरचना हो गई आपकी। अच्छा, अगर यहाँ पे आपका OH इस साइड है और H आपका इस साइड है तो इसे हम पढ़ते हैं अल्फा। अच्छा, आप सोचेंगे ये D क्या होता है, तो D इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है जो आपका सबसे लास्ट कार्बन है, जो आपका सबसे लास्ट कार्बन है उससे जो पहले वाला, मतलब जो C5 है, अगर इसका OH इधर है तो ये आपका D लिखा जाएगा। अगर ये OH इधर होता तो इसमें क्या लिखा जाता, L लिखा जाता। तो चूंकि OH किधर इस साइड है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी जो घूमने की जो ध्रुवण होता है इसका, ठीक है ना, जो इसका घूर्णन होता है वह प्लस उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या बन गया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। वहीं अगर ये OH इस साइड आ जाए तो देखिए OH इस साइड आ गया, H इस साइड आ गया, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। ग्लूकोज कैसा होता है, डी प्लस ग्लूकोज होता है। अगर OH इस साइड है, इस साइड OH है आपका, तो इसको हम अल्फा बोल देंगे, और अगर आपका OH इस साइड है तो इसको हम क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस संरचना को या इस संरचनाओं को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपका यहाँ पे चक्रीय संरचना है ना। हमें ये याद रखना है कि जो C1 वाला कार्बन है वह C5 के कार्बन में उपस्थित ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी संरचना को, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है ना। इसमें OH कौन है, नीचे है, और H कहाँ पे आपका, ऊपर है। ये OH कहाँ हो गया, नीचे साइड हो गया, और H कहाँ हो गया, ऊपर साइड हो गया। इसके बाद देखिए दूसरे कार्बन में OHS था, देखिए जिस साइड OH है उधर साइड दूसरा वाले कार्बन का भी OH है, तो यहाँ पे हमने कर दिया। इसके बाद फिर तीसरे वाले कार्बन में OH के साइड कौन था, H था। एक चीज याद रखिए, चाहे OH को याद कर लीजिए चाहे H को याद कर लीजिए, तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगी OH याद कीजिए, है ना। तो नीचे आपका OH हो गया, फिर दूसरा भी OH होता है, तीसरा आपका H होता है, तीसरा H हो गया, फिर चौथा भी आपका OH होता है, तो यहाँ पे OH हो गया। अब जो पांचवा कार्बन होगा, पांचवें कार्बन का जो O होता है वह पहले कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये देखिए ये आपका कार्बन नंबर 5 हो गया। इससे कौन निकल के आया, आपका ऑक्सीजन निकल के आई। ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, पहले नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। इसके बाद फिर आपका कौन आ गया, छठवें नंबर का कार्बन आपका CH3OH आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका अल्फा डी प्लस पाइरेनॉस हो गया। पाइरेनॉस क्या हो गया, इससे बना, पाइरेन में प्लस ऑस लग गया, क्योंकि ग्लूकोज में क्या लगता है, लास्ट में ऑस लगता है, तो ये पाइरेनॉस हो गया। और चूंकि क्या है, ग्लूकोज का है, तो इसका नाम हो गया ग्लूकोपाइरेनॉक्स हो गया, है ना। और OH क्या है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अल्फा, और ग्लूकोज हमेशा क्या होता है, D प्लस होता है, तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनॉक्स हो गया। याद रखिएगा, ठीक है ना। पाइरेनॉक्स क्यों हो गया, क्योंकि ये जो चक्रीय संरचना है वह पाइरेन से क्या हो रही है, सिमिलर। देखिए यहाँ पे O है, यहाँ O है। इसके बाद कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की। देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन का वलय हो गया कि नहीं हो गया, है ना। छठवां कार्बन इस रिंग के बाहर है, तो इसलिए किसकी सिमिलरिटी मिल रही है, आपकी पायरेन से इसकी सिमिलरिटी मिल रही है। वहीं अगर आप क्या कीजिएगा, OH को ऊपर कर दीजिएगा, तो देखिए अगर OH ऊपर हो गया आपका, है ना, तो बाकी सब तो सिमिलर है, इसके बाकी सब क्या है, सिमिलर है। देखिए OH यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, CH3 ऊपर, CH3 ऊपर, है ना। तो ये क्या हो गया अब आपका, चूंकि OH ऊपर हो गया, चेंज हो गया, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बीटा। अगर OH नीचे है तो अल्फा हो गया, अगर OH ऊपर हो गया तो वह बीटा हो गया। बाकी आपको पता ही है कि ग्लूकोज की कैसी संरचना होती है, D+ होती है ना। तो D+ लिख दिया। इसके बाद पाइरेन में ओस लगे तो पाइरेनॉस हो गया, और चूंकि ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ये ग्लूकोपाइरेनॉक्स हो गया, पैरेनॉस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी चक्रीय संरचना हो गई। याद रखिए, हमें याद क्या करना है, हमें इनको याद रखना है, हमें इनको याद रखना है, ठीक है ना। अगर हम इनको याद रखेंगे तभी, जब डाइसैकेराइड क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो वहां पे ये चक्रीय संरचना ही आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगी। तो हमारे लिए ये याद करना बहुत जरूरी है, कैसे ये बना संरचना, इससे आप याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये था आपका ग्लूकोज की चक्रीय संरचनाएं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों ग्लूकोज के, ये 1 और ये 2, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों ग्लूकोज के जो आपके होते हैं एनोमर कहलाते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज के एनोमर लिखिए, तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, ग्लूकोज के एनोमर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आगे आने वाली संरचनाएं भी याद हो जाएंगी, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का, ठीक है ना। तो ये थे आपके ग्लूकोज के एनोमर। आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज क्या होता है? तो फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज को हम फल शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोस, याद रखिए। जो ग्लूकोज था उसमें क्या था? ग्लूकोज था, उसमें सॉरी एल्डिहाइड था। वहीं जो फ्रक्टोज है इसमें क्या होता है? कीटोन समूह होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है 1 नंबर के कार्बन पे, ठीक है ना। C1 पे कौन होता है आपका? C1 पे आपका होता है एल्डिहाइड, ठीक है ना। कहाँ पे? ग्लूकोज में। वहीं जो आपका फ्रक्टोज होता है इसमें C2 में आपका कौन होता है? C2 में आपका कीटोन होता है, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। तो यही मेन अंतर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, है ना। तो यह क्या है? एक कीटो हेक्सोस है। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन इसमें भी होंगे, 6 कार्बन आपके ग्लूकोज में भी होते हैं, है ना। वहां पे क्या होता है? वहां पे एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन समूह होता है। यह डाइसैकेराइड सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। ये जो हमने विरचन पढ़ा था, जहाँ पे हमने सुक्रोज क्या किया था? गर्म किया था, तो वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया था। तो ये उसी की बात कर रहा है कि हम कैसे फ्रक्टोज को प्राप्त करते हैं। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो कि फल एवं सब्जियों में पाया जाता है। ये क्या है? यह एक प्राकृतिक सैकेराइड है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो कहाँ से मिलता है? फल एवं सब्जियों में पाया जाता है, इसीलिए इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या था? आपका फ्रक्टोज था। फ्रक्टोज की संरचना देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो जो आपका होता है ना, ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये आपका 5 नंबर कार्बन हो गया और ये आपका 6 नंबर कार्बन हो गया। तो वहां पे क्या था? ग्लूकोज में 1 नंबर में कौन ऐड था? आपका एल्डिहाइड समूह ऐड था। लेकिन अगर आप इस 2 नंबर के कार्बन में देखेंगे तो यहाँ पे कौन उपस्थित है? आपका कीटोन समूह उपस्थित है, ठीक है ना। वहां पे 1 नंबर में आपका एल्डिहाइड था और यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे फ्रक्टोज में आपके 2 नंबर पे कौन है? कीटोन समूह। याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है। अब जो वहां पे था, वहां पे जब हम चक्रीय संरचना बना रहे थे तो वहां पे 1 और 5वें नंबर के O के बीच में क्या था? चक्रीय संरचना बना था, बॉन्ड बना था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दूसरे नंबर वाले कार्बन और इस O के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो वहां पे याद रखना है कि C1 और C1 के कार्बन और C5 के ऑक्सीजन के बीच एक बंध बना था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आपका C2 है, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे दूसरे नंबर वाला कार्बन है, C2 कार्बन है, इसकी ये किससे जाके जुड़ा होगा? ये आपके C5 के ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रक्टोज था। फ्रक्टोज का विरचन देख लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ये ग्लूकोज का विरचन और फ्रक्टोज का विरचन क्या है? दोनों समान है ना। तो सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथन मतलब बॉईल कराने पर, अत्यधिक मात्रा में क्या करने पर? बॉईल करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये क्या हो गया? सुक्रोज हो गया, ये आपका जल हो गया। इसको हमने क्या किया? इसको हमने बॉईल किया तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल गया। ये क्या है आपका? ये फ्रक्टोज का विरचन है और याद रखिए ग्लूकोज का भी विरचन है, सेम है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अगर आप एक चीज याद कर लेंगे तो ग्लूकोज के विरचन में भी इसको लिख सकते हैं और फ्रक्टोज के विरचन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका फ्रक्टोज का विरचन। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रक्टोज की संरचना। तो जैसे आपने वहां देखा था, वहां पे क्या था? जो ग्लूकोज की संरचना थी वो पाइरेन के द्वारा मिलती थी। वहीं जो आपका फ्रक्टोज होता है, इसकी संरचना फ्यूरॉन के साथ मिलती है। किसके साथ मिलती है? फ्यूरॉन के साथ मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? अब चूंकि फ्यूरॉन मिलता है, फ्यूरॉन हो गया, तो फ्यूरॉन के लास्ट में क्या लग जाएगा? ओस लग जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है। तो फ्यूरेनॉस हो गया, है ना। फ्यूरेनॉस हो गया आपका, तो अतः इसको क्या बोल देते हैं? फ्यूरेनॉस कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। और एक और चीज इसमें याद रखिएगा जो हमने यहाँ पे अभी देखा था कि इसको जो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे जो आपका ग्लूकोज था वहाँ पे D और प्लस था और वहाँ पे क्या था? ग्लूकोज था, है ना। यहाँ पे क्या है? D माइनस है। ये चीज याद रखिएगा कि D माइनस फ्रक्टोज होता है और ग्लूकोज क्या होता है? D प्लस फ्रक्टोज होता है। कीटोन समूह की जो इसकी घूर्णनता के हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि इससे क्या पढ़ते हैं? D माइनस फ्रक्टोज पढ़ते हैं। अब आते हैं अपने इसमें। तो मैंने आपको बताया था ना कि उसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने वहां पे बनाया, तो ये आपका हो गया CH2OH। यहाँ पे कौन आ गया आपका? यहाँ पे आपका आ गया COO।
फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इसके बाद यहाँ पे C, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और लास्ट में फिर क्या आ जाएगा CH2OH। और मैंने आपको बताया था कि जो दूसरे नंबर वाला कार्बन है, इस कार्बन में और इस कार्बन में, ये जो 5वें नंबर का है, ये दूसरे नंबर का, इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये इसका विदलन टूटेगा तो O माइनस हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से जब इसका विदलन टूटेगा तो H प्लस हो जाएगा और O क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो H है ये इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा तो OH बना देगा। वहीं ये जो O माइनस है यह इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो O है ये इस क्या हो गया, ये आपका कार्बन से जुड़ गया जाके, है ना। और जो इसका जो इस O का जो H था वो किससे जाके जुड़ गया, O से जुड़ गया, किसके, दूसरे नंबर वाले कार्बन से। तो देखिए यहाँ पे CH3OH है आपका, दूसरे नंबर वाले कार्बन से कौन जाके जुड़ गया, ये जुड़ गया, है ना। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्या अंतर है, तो अंतर ये है कि पाइरेन में क्या था, पाइरेन में ऑक्सीजन वलय के अंदर आता था और 5 कार्बन होते थे। यहाँ पे कितने कार्बन है, ऑक्सीजन तो है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, अर्थात यहाँ पे 4 कार्बन और ऑक्सीजन का वलय होता है। जबकि जो पाइरेन था, ठीक है ना, पाइरेन में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का वलय था। तो ये चीज़ याद रखिए कि इसमें वलय के अंदर कितने होंगे, जो आपका चक्रीय संरचना बनेगा कीटोन का, उसके अंदर 4 कार्बन वलय के अंदर होंगे और 2 कार्बन क्या होंगे, बाहर होंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, चूंकि आपका जो OH है वो इस साइड है तो इसको हमने अल्फा लिख दिया, और D माइनस तो पता ही है आपको कि D माइनस फ्रैक्टोज होता है, और फ्यूरेनास चूंकि लास्ट में लगाते हैं, फिरोन में ऑस लग गया तो फ्यूरेनॉस हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, अल्फा D माइनस फ्यूरेनॉस, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका दूसरे नंबर वाला कार्बन था इसमें OH इस साइड आ गया, तो इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, बीटा नाम रख दिया। और D माइनस फ्रैक्टोज में होता ही है तो D माइनस फ्रैक्टोज, और साथ में क्या ऐड कर दिया, फ्यूरेनॉस को ऐड कर दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, बीटा D माइनस फ्रैक्टो फ्यूरेनॉस, और ये क्या हो गया, अल्फा D माइनस फ्रैक्टो फ्यूरेनॉस, है ना। तो ये क्या हो गया आपके, ये 2 आपके एनीमोर हो गए। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम इन दोनों एनीमोर्स का हम क्या करते हैं, इन दोनों एनोमर को हम चक्रीय संरचना में देखते हैं। तो देखिए आपने अभी देखा कि जो दूसरे नंबर वाला कार्बन है वह 5वें नंबर वाले कार्बन के O से क्या होता है, बॉन्ड बनाता है ना। तो ये देखिए CH यहाँ पे हो गया, इसके बाद दूसरा जो OH था वो नीचे रहा करता था अल्फा वाले में, OH नीचे हो गया, फिर एक आपका H आता है, फिर OH आ गया, है ना। और 5वें नंबर वाला जो कार्बन होगा, 5वें नंबर वाले कार्बन का जो O होगा वह दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये और ये वाला 5 और ये दोनों क्या है, आपस में ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े हुए। H कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसके बाद ये छठवां क्या हो गया, आपका छठवां कार्बन यहाँ पे आ गया, है ना। अगर अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे तो आपका हो गया, है ना। अंतर कहाँ पे आता है, फिर दूसरे नंबर, अगर ये जो OH है ये आपका ऊपर चला जाए, ये OH कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा, है ना। OH नीचे था तो अल्फा हो गया, यहाँ पे अल्फा हो गया यहाँ पे। अगर ये OH जो आपका ये ऊपर चला गया, ये OH कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और ये कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए, तो देखिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे बोल देते हैं बीटा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी क्या है, चक्रीय संरचना। इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इस संरचनाओं को बार बार बना के, बार बार कॉपी में बना के, अगर आप 5-10 मिनट का समय निकाल लें, और अगर आप बार बार इन दोनों ग्लूकोज के भी एनोमर का भी और जो आपके फ्रैक्टोज है इनके भी एनोमर का अगर आप बार बार कॉपी में, बार बार पन्ने में लिख देंगे, लगभग 10 बार बिना देखे लिख लीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, लगभग आपको ये याद हो जाएंगे, जिससे आपको जब हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे या पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे तो उनकी संरचनाओं में दिक्कत नहीं जाएगा, है ना। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज के जो आपके ग्लूकोज हैं उसके एनोमर के बारे में लिखिए, और जो फ्रैक्टोज है उसके भी एनोमर के बारे में लिखिए। क्लियर है ना। आगे यहाँ से आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो, चैप्टर नहीं, यहाँ से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें याद रखने वाले पॉइंट्स क्या हैं, तो याद रखने वाले पॉइंट्स ये हैं आपको कि इनको याद रखना है, आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है ग्लूकोज में, और फ्रैक्टोज के लिए इस स्ट्रक्चर को याद रखना है ना। इसको याद करना आवश्यक नहीं है, इसको और इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना, तो लगभग डाइसैकेराइड की संरचनाएं आपको दिमाग में आ जाएंगी, है ना। तो याद रखिए ये क्या होते हैं, ये आपके एनोमर होते हैं, आपके
ये क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज का एनोमर है, ठीक है ना, ये आपका ग्लूकोज का एनोमर है और ये आपका फ्रक्टोज का एनोमर है। तो ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट एनोमर थे। यहाँ से आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज अर्थात मोनोसैकेराइड समाप्त होता है। अब हम जो पढ़ेंगे, अब एक ही वीडियो बनाएंगे, उसमें डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को लाके उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम किस पे चलेंगे, प्रोटीन पे चलेंगे। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं और सबसे लास्ट में जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये चैप्टर लगभग आपका इसके आने से, या अगर हम प्रोटीन ख़त्म कर देंगे तो प्रोटीन के ख़त्म करने से लगभग 75% चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर और इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत अच्छा लगा आप हमारे वीडियो में आए, धन्यवाद।